für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienst. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुलाई 1940 तक हिटलर ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था और बचा था सिर्फ एक मुल्क, ब्रिटेन। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सारे मुल्कों पर हिटलर का कब्जा था। इटली ने पहले ही हिटलर के साथ इत्तेहाद कर लिया था और ये दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे थे। सोवियत यूनियन का भी हिटलर के साथ अमन मुआहदा था, इसलिए हिटलर को सोवियत यूनियन से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बचा था सिर्फ एक मुल्क, ब्रिटेन। इतनी बड़ी आर्मी के सामने अकेला खड़ा था ब्रिटेन। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस वार में शामिल नहीं होना चाहता था, वो इस वार से दूर ही रहना चाहता था। आखिर में हालात किस तरह बदले, हिटलर को किस तरह हराया गया, सोवियत यूनियन ने हिटलर के ऊपर क्यों हमला किया और अमेरिका इस वार का हिस्सा किस तरह बना, इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ये वार किस तरह शुरू हुई और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिटलर को किस तरह हराया गया और ये वार किस तरह खत्म हुई। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, बाद में जाके देख सकते हो। दोस्तों, हिटलर को अब ये लगता था कि ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है। विंस्टन चर्चिल किसी भी हाल में अपने मुल्क को खतरे में नहीं डालेगा। वो जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा, लेकिन होता कुछ और ही है। विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक आइकॉनिक स्पीच दी जाती है जो अवाम और सोल्जर्स में नया जज्बा पैदा करती है। We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. विंस्टन चर्चिल इस बात को क्लियर करते हैं, जर्मनी और ब्रिटेन के दरमियान कोई भी समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी के खिलाफ ये जो जंग छेड़ी गई है ये जारी रहेगी। हिटलर हमारे मुल्क पर कब्जा करना चाहता है, हम हरगिज़ हिटलर को अपने मुल्क पर कब्जा करने नहीं दे सकते। ब्रिटेन पर हमला करने के लिए हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लाइन। यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि ब्रिटेन के ऊपर किस तरह हमला किया जाए। कोई ज़मीनी रास्ता तो है नहीं जहाँ से हम ब्रिटेन के ऊपर हमला कर सकें। अगर शिप से हमला करेंगे तो ब्रिटेन नेवी के पास हमसे ज़्यादा शिप्स हैं। लास्ट में हिटलर ये डिसाइड करता है कि हम अपनी एयरफोर्स के ज़रिए ब्रिटेन के ऊपर हमला करेंगे। हिटलर की एयरफोर्स का नाम है लुफ्टवाफे और इस एयरफोर्स के पास 2600 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स के पास सिर्फ 700 एयरक्राफ्ट हैं। 10 जुलाई सन 1940 को हिटलर अपनी एयरफोर्स के जरिए ब्रिटेन पर हमला करता है। हिटलर का प्लान है कि सबसे पहले एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड और मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज को तबाह किया जाए। ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स अपने मुल्क का दिफा करती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नुकसान ब्रिटेन को होता है। आहिस्ता आहिस्ता हिटलर की फौज रात में भी हमले करना शुरू कर देती है। ऐसी ही एक रात 24 अगस्त सन 1940 को हिटलर की फौज गलती से लंदन शहर के ऊपर बम गिरा देती है, जहाँ पे बहुत सारे आम शहरी भी मारे जाते हैं। विंस्टन चर्चिल को लगता है कि ये कैसी वार है, जर्मन सीधा सीधा अब हमारे शहरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो अपनी एयरफोर्स को कहते हैं कि अब हम भी ऐसा ही करेंगे। ब्रिटेन पायलट जर्मनी के शहर बर्लिन पर जाके बम गिरा देते हैं। हिटलर को जब ये पता चलता है कि शहरों पर बमबारी शुरू हो चुकी है, पहले तो हिटलर के प्लान में नहीं था कि वो किसी भी शहर के ऊपर बम गिराए, लेकिन बर्लिन में बमबारी के बाद हिटलर अपनी एयरफोर्स से कहता है कि लंदन शहर को जाके पूरी तरह से तबाह कर दो। 15 सितंबर सन 1940 हिटलर अपनी एयरफोर्स के जरिए 1000 एयरक्राफ्ट के साथ ब्रिटेन पर हमला करता है। ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स अपने 630 एयरक्राफ्ट के साथ अपने मुल्क का दिफा करती है। ब्रिटेन के आसमान पर एक तारीखी लड़ाई लड़ी जाती है। आज भी इस दिन को बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के नाम से याद किया जाता है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स 60 से ज़्यादा जर्मन एयरक्राफ्ट को मार गिराती है और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट का नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स जर्मन के हमले को रोकने में कामयाब होती है और इस जीत के दिन को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन डे।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हिटलर के पास इतनी बड़ी फौज, इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट, फिर भी वो ब्रिटेन को हरा ना सका। दोस्तों यहाँ पे बात आती है जज्बे की, जुनून की। उस दिन ब्रिटेन सोल्जर जज्बे के साथ लड़ रहे थे और यही जज्बा उनका सबसे बड़ा हथियार था। जज्बा जीतने का, कि अगर आज हम अपने जी जान से नहीं लड़े, हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा, हम गुलाम बन जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें गुलाम पैदा होंगी। इसी जज्बे ने ब्रिटेन को जीत दिलवाई। दोस्तों बैटल ऑफ ब्रिटेन डे हिटलर की इस वर्ल्ड वार 2 में सबसे पहली हार थी। इस वार में हिटलर को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। हिटलर को इस बात का भी पता था कि इस मिशन की कामयाबी के चांसेस बहुत कम है, इसलिए हिटलर अब इस मिशन सी लाइन को पोस्टपोन करके अपनी नज़र यूके से हटा के सोवियत यूनियन पर डालता है, और यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती होती है। अप्रैल सन 1941 में नक्शे पर कहानी कुछ इस तरह थी। ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, ग्रीस और इटली ने जर्मनी के साथ इत्तेहाद कर लिया था और ये एक्सिस पावर का हिस्सा बन गए। असल में हिटलर को इंटरेस्ट नहीं था कि वो ब्रिटेन के ऊपर हमला करे या उसके ऊपर कब्जा करे। हिटलर बस इतना चाहता था कि वो ब्रिटेन के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करे। इसलिए हिटलर सोचता है कि सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया जाए और उसको कब्जे में लिया जाए, फिर डर के मारे ब्रिटेन भी पीस ट्रीटी साइन करेगा। सोचने वाली बात अब ये है कि सोवियत यूनियन का हिटलर के साथ पहले ही अमन मुआहदा था, लेकिन हिटलर फिर भी सोवियत यूनियन पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों असल में बात यह है कि हिटलर पावर के नशे में पागल हो गया था, ताकत के नशे में पागल हो गया था। उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। हिटलर की सोच ये थी कि सोवियत यूनियन जैसे बड़े मुल्क पर कब्जा किया जाए, तभी दुनिया को पता चलेगा कि जर्मनी कितना ताकतवर मुल्क है। लेकिन सोवियत यूनियन जैसे बड़े मुल्क पर हमला करना हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। यहाँ पे हिटलर का प्लान बड़ा सिंपल था। उसने सोचा जैसे फ्रांस के ऊपर हमला किया था वैसे ही सोवियत यूनियन पर हमला किया जाए। अपनी जर्मन फोर्सेस को वो 3 ग्रुप्स में तकसीम करता है, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए का काम था कि वो लेनिनग्राड के ऊपर जाकर हमला करे। ग्रुप बी का ये काम था कि वो मॉस्को सिटी पर जाकर हमला करे, और ग्रुप सी का ये काम था कि वो यूक्रेन से होता हुआ जाकर सोवियत यूनियन पर हमला करे। ये ऑपरेशन शुरू होता है 22 जून सन 1941 में। सोवियत यूनियन की आर्मी बहुत बड़ी है जर्मन के मुकाबले में। सोवियत यूनियन के पास 20,000 टैंक थे और जर्मन आर्मी के पास सिर्फ 6,000। लेकिन जर्मन टेक्नोलॉजी कई ज़्यादा अच्छी थी सोवियत यूनियन के मुकाबले में, इसलिए हिटलर के चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं इस वार को जीतने के। इसलिए सोवियत यूनियन ब्रिटेन से हाथ मिलाता है अपने मुल्क को बचाने के लिए और अलाइड पावर का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ, जो मुल्क जर्मनी का साथ दे रहे थे उन मुल्कों को एक्सिस पावर कहा जाता था, और जो मुल्क जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे उनको अलाइड पावर कहा जाता था। सिर्फ 2 ही दिनों में जर्मन आर्मी सोवियत यूनियन में घुस जाती है और तकरीबन 600 किलोमीटर तक का एरिया कैप्चर कर लेती है, और कुछ ही हफ्तों में ये मॉस्को सिटी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। अक्टूबर 1941 मौसम बदलता है, सर्दियों के दिन आ जाते हैं। सोवियत सोल्जर को तो सर्दी में रहने की आदत होती है, लेकिन दूसरी तरफ जर्मन आर्मी सर्दी में सही से सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि इन सोल्जर को ज़्यादा सर्दी में रहने की आदत नहीं। दूसरी तरफ देखा जाए तो सोवियत यूनियन को यहाँ पे अपना दूसरा बड़ा बेनिफिट मिलता है। जापान और सोवियत यूनियन आपस में अमन मुआहदा कर लेते हैं, जिसका मतलब ये था कि सोवियत सोल्जर जो कि जापान के बॉर्डर पर लड़ रहे थे वो अब वापस आकर जर्मनी के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए। दिसंबर 1941 ये वक्त वर्ल्ड वार 2 का टर्नल पॉइंट होता है। जापान अचानक से जाके यूएसए पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर देता है बिना किसी वजह के। जापान के इस हमले से 2300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस टाइम तक अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में शामिल नहीं हुआ था। वर्ल्ड वार 1 खत्म होने के बाद अमेरिका ने कहा एशिया और यूरोप में कुछ भी होता रहे, किसी की भी लड़ाई हो, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। लेकिन पर्ल हार्बर बेस पर हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी और वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा बन गया। अब अमेरिका अलाइड फोर्सेस के साथ जुड़ता है, जिसमें यूके, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं। सन 1942 के मिड में स्टालिनग्राड के शहर में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है और सोवियत यूनियन आर्मी अपना दिफा बहुत अच्छे से करती है जर्मन आर्मी के खिलाफ।
दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस अमेरिका के साथ मिलकर जापान पर हमला कर देते हैं और इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे कहा जाता है। इस लड़ाई में 4 जापानीज एयरक्राफ्ट को गिराया जाता है। दूसरी तरफ स्टालिनग्राड के शहर में ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाती है। नवंबर 1942 सर्दियों के दिन वापस आ जाते हैं, सर्दियों का मौसम वापस आ जाता है। इस लड़ाई में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ता है। सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मन के 3 लाख सोल्जर को बंदी बना लेती है। इधर इटली में लोग अपने हालातों से तंग आकर जुलाई 1943 को अपने डिक्टेटर मुसोलिनी की जान ले लेते हैं। गांव में रहने वाला एक आम इंसान मुसोलिनी को जान से मार देता है। मुसोलिनी के मरने के बाद इटली में एक नई हुकूमत बनाई जाती है और ये हुकूमत अलाइड फोर्सेस के खिलाफ जंग बंद करने का ऐलान करती है। आहिस्ता आहिस्ता अलाइड फोर्सेस को यकीन हो गया था कि अब हम हिटलर को हरा सकते हैं। सन 1943 में ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें ये बात तय पाई जाती है कि इस जंग को किस तरह रोका जाए। 6 जून सन 1944 इस दिन को डी डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यूएस, कैनेडियन और ब्रिटेन सोल्जर, जिनकी तादाद 1.5 लाख से ज़ायद थी, नॉर्मैंडीज के साहिल पर लैंड करते हैं और इन सोल्जर्स का मिशन है फ्रांस को आज़ाद करवाना। हिटलर के लिए यहाँ पे बड़े मुश्किल हालात बन जाते हैं। एक तरफ सोवियत यूनियन में हिटलर की आर्मी हार रही थी और दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस फ्रांस से हिटलर पर हमला कर देती हैं। सोवियत यूनियन में हिटलर की आर्मी को काफ़ी नुकसान हो रहा था, इसलिए हिटलर अपनी फौजें सोवियत यूनियन से हटाकर फ्रांस की तरफ भेजता है अलाइड फोर्सेस से लड़ने के लिए। जैसे ही हिटलर अपनी फौजें सोवियत यूनियन से हटाता है, सोवियत यूनियन बहुत बड़ा अटैक करती है जर्मनी पर और सिर्फ 2 माह में ही जर्मनी के बहुत सारे इलाकों पर सोवियत यूनियन कब्जा कर लेती है। अलाइड फोर्सेस का एक ग्रुप फ्रांस के साउथ से भी जर्मन सोल्जर पर हमला करता है। अब हिटलर की फौज पर तीनों जगहों से एक साथ हमला किया जा रहा था। हिटलर अपना आखिरी प्लान करता है जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ बल्ज। हिटलर का प्लान ये था कि फ्रांस के आर्डिनेंस फॉरेस्ट से अलाइड फोर्सेस के ऊपर हमला किया जाए और उनको पीछे की तरफ भेजा जाए। दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस जापान के शहरों पर बमबारी शुरू कर देती हैं। फरवरी 1945 को यल्टा कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें यह अनाउंस किया जाता है कि जो मुल्क भी जर्मनी पर वार डिक्लेयर करना चाहता है वो हमारे साथ आकर जर्मनी पर हमला कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे मुल्क जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस जर्मनी के शहरों पर बमबारी जारी रखती है, जिसके नतीजे में बहुत सारे आम शहरी भी मारे जाते हैं। बाद में बहुत सारे लोग इस बात पर एतराज़ भी करते हैं कि जर्मन शहरों पर बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। अगर हिटलर को मैदान में हराया जा सकता था तो उनके मासूम लोगों को मारने की क्या ज़रूरत है। इस टाइम पे ये बात वाज़ह हो चुकी थी कि हिटलर अब हारने वाला है। मई सन 1945 को सोवियत यूनियन की आर्मी बर्लिन शहर पर कब्जा कर लेती है। इससे ठीक 2 दिन पहले 30 अप्रैल सन 1945 को हिटलर खुदकुशी कर लेता है। आठ मई सन 1945 को जर्मनी पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। ये लड़ाई खत्म होने के बाद बहुत से मुल्कों बल्कि पूरे यूरोप के बॉर्डर दोबारा से ड्रा किए जाते हैं। आज के दिन जो यूरोप का नक्शा आप लोग देखते हो वो वर्ल्ड वार 2 की वजह से ही ऐसा दिखता है। वर्ल्ड वार 2 से पहले यूरोप का नक्शा कुछ और तरह से ही दिखता था। दोस्तों आपको एक बात बताता चलूँ, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद भी वर्ल्ड वार 2 खत्म नहीं हुई थी। जापान अभी भी 2 माह लगा देता है सरेंडर करने में। जुलाई 1945 में जापान को वार्निंग दी जाती है कि वो सरेंडर करे, लेकिन जापान सरेंडर नहीं करता। इसके बाद अमेरिका जापान के 2 शहरों पर बम गिराता है और वो भी एटम बम। अमेरिका के बम गिराने के बाद जापान सरेंडर करता है और ये वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये थी वर्ल्ड वार 2 की पूरी कहानी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।